बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू एन टाइप मटीरियल हैव एंड फॉरवर्ड बाइस्ड अफेक्ट द सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब देखो एन टाइप मटीरियल्स, अब एन टाइप मटेरियल हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं और एन टाइप मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर हमने सेमीकंडक्टर में फिफ्थ ग्रुप का कोई एटम ऐड किए होते हैं। फिफ्थ ग्रुप के एटम ऐड जब हम करते हैं तो हमारे पास एन टाइप मटेरियल बनते हैं। और जब फिफ्थ ग्रुप के एटम आप ऐड करते हो तो उसकी वजह से क्या होते हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फिर क्या होता है कि आपका करंट जो होता है वो एन टाइप में जो है ना वो ज़्यादा करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद देखो फॉरवर्ड बाइस्ड। अब देखो ये हमारे पास एक डायोड है, ये नीचे डायग्राम पे देखो ये डायोड है हमारे पास, एक इसकी साइड होती है पी, एक साइड होती है इसकी एन। अब फॉरवर्ड बाइस में ये होता है कि ये नीचे बैटरी मैंने शो की हुई है, पी को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये देखें ऊपर ये पी वाला जो पार्ट है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और जो एन वाला पार्ट है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर आप इस तरह करेंगे तो ये हमारा जो डायोड होता है, ये जो पी एन जंक्शन डिवाइस है जिसे डायोड कहते हैं, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। अब जब फॉरवर्ड बाइस्ड हमारे पास डायोड होता है तो उस केस में क्या होता है कि उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट को रोकने की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब करंट की एबिलिटी डिक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें से बहुत ज़्यादा करंट जो होता है वो पास कर रहा होता है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और करंट जो होता है वो फिर ज़्यादा इसमें से पास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास वाई आर द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कॉल्ड डोनर एंड ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कॉल्ड द एक्सेप्टर्स। तो अब देखें कि जो हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मीन कि फिफ्थ ग्रुप का जो एटम होता है, फिफ्थ ग्रुप वाला जो एटम होता है वो पेंटावैलेंट होता है और जो हमारे पास थर्ड ग्रुप का एटम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट कहते हैं। अच्छा, अब नीचे डायग्राम के ऊपर आए, ये मैंने शो किया डायग्राम कि हमारे पास ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और उसके साथ जो है ना हमने एक फास्फोरस ऐड की है, नीचे जो हमारे पास ये ब्लू कलर में है फास्फोरस हमने इसमें ऐड की है। अब फास्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है ना वो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब जब हमने इसको ऐड किया तो अब ये क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग बनाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे। अब देखते हैं हम इनके बॉन्ड्स शो करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देगा, एक फास्फोरस देगा तो ये बॉन्ड बनेगा। इस तरह ऊपर वाले देखें, यहाँ पे एक सिलिकॉन ने एटम इलेक्ट्रॉन दिया और एक जो है ना फास्फोरस ने दिया। इस तरह यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सिलिकॉन और फास्फोरस ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड्स बन गया। इस तरह यहाँ पे आए तो नीचे वाली साइड पे यहाँ पे सिलिकॉन और फास्फोरस ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब देखें कि अब जो फास्फोरस है इसके आउटर मोस्ट शेल में बॉन्ड्स के अंदर अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे, ये अब किसी भी इसके साथ फास्फोरस के साथ टाइटली बाउंड नहीं रहता तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फ्री हो जाता है। तो इस तरह आपके पास ये जो फास्फोरस है इसने एक इलेक्ट्रॉन हमें दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये डोनर इम्प्योरिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमें एक फालतू दे रही है। इस तरह देखें, इसमें देखें कि अगर ये जो अगर थर्ड ग्रुप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ये जो सेकंड डायग्राम है, तो इसमें देखें कि जो बोरॉन है हमारे पास ये थर्ड ग्रुप का एटम है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो सिलिकॉन है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन ने दिया तो ये आपका बॉन्ड बना। इस तरह यहाँ पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड बना। इस तरह यहाँ पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड बना। अब नीचे ये जो फोर्थ वाला है इसमें जरा देखें, अब जो बोरॉन के थे वो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करती है। तो अब यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन तो इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन बोरॉन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे एक
होल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसको होल कहते हैं। और होल क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इसलिए ये जो बोरॉन है, जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आपके पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि हाउ डू रिलेज इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल सिस्टम, गिव एग्जांपल्स। अब रिले हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं विच अलाउ द लो पावर सिग्नल टू कंट्रोल अ हाई पावर सिग्नल, कि हम लो पावर सिग्नल से हाई पावर सिग्नल या लो करंट से हाई करंट को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब सिस्टम की जो ना ये एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होती है, सेफ्टी एंड आइसोलेशन। दे आइसोलेट द लो वोल्टेज कंट्रोल सर्किट फ्रॉम हाई वोल्टेज पावर, यानी कि जो आपके जो लो वोल्टेज सर्किट होता है वो अलग होता है और जो हाई पावर होता है वो अलग से आपके पास होता है। उसके बाद होता है जी कंट्रोल ऑफ हाई पावर विद लो पावर। दूसरा ये इसका एडवांटेज है कि लो पावर से, स्मॉल करंट से अब लार्ज जो करंट होता है उसको आप कंट्रोल कर रहे होते हो, तो इस तरह सिस्टम की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद रिले जो होते हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह जो फंक्शंस करती हैं ऑटोमेटिक, उनके अंदर ये रिले यूज़ होते हैं, मशीन्स के अंदर, व्हीकल के अंदर, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं। अब इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देखें कि ऑटोमोबाइल्स, अब जो गाड़ियों के अंदर रिलेज होते हैं, हेडलाइट को ऑन जब करते हैं ना, तो अब गाड़ी का जो स्विच होता है अंदर, जो वो छोटा सा स्विच होता है, लेकिन हेडलाइट बहुत ज़्यादा करंट ले रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आगे रिले लगा होता है जो इसको ऑन करता है स्मॉल करंट से लार्ज करंट को। इस तरह गाड़ी के जो स्टार्टिंग मोटर होती है जो गाड़ी को स्टार्ट करती है, सलफ जब उसको स्टार्ट करते हैं, तो ये रिले वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। इस तरह गाड़ी का जो हॉर्न होता है उसको भी जो ना रिले आगे कनेक्ट होता है जिससे वो ऑन हो रहा होता है। इस तरह इंडस्ट्री के अंदर रिले को यूज़ करते हैं टू स्टार्ट स्टॉप मोटर्स और पंप ऑटोमेटिकली। इस तरह होम अप्लाइंसेस जो होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, एयर कंडीशंस वगैरह हो गए, तो उनके अंदर भी रिले जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू 3 टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर वर्क टुगेदर टू एम्पलीफाई द सिग्नल। अब देखो कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये नीचे डायग्राम पे देखें ज़रा, ये जो पहला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एमिटर कहते हैं। जो दूसरा सेंटर पे पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो थर्ड वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर का नाम दे रहे होते हैं। तो द 3 टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर आर बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। द ट्रांजिस्टर वर्क बाय यूजिंग स्मॉल इनपुट करंट एट द बेस टू कंट्रोल द मच लार्जर करंट फ्लो फ्रॉम द कलेक्टर। कि बेस के ऊपर आप स्मॉल करंट देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज करंट जो होता है वो कलेक्टर के अंदर आ रहा होता है, या उसको कलेक्टर करंट को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह बेस करंट में अगर आप स्मॉल करंट चेंज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेस वाला जो है ये इनपुट होता है, इस साइड पे ये वाला इनपुट है, तो इस बेस करंट के स्मॉल चेंज की वजह से आगे ये जो आउटपुट होती है इस साइड पे, तो इसमें लार्ज चेंज आपके पास आती है। तो इस तरह आपका ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, किसी भी सिग्नल को जो ना बड़ा करके दे देता है। अब छोटा सा सिग्नल इसको इस साइड पे इनपुट पे देते हो तो उसी सिग्नल को ये इंक्रीज करके आउटपुट पे आपको दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is one transistor region highly doped and another smallest is in size। अब देखें कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स हैं, एमिटर होता है पहला, सेंटर वाला बेस होता है और आगे कलेक्टर होता है। अब जो एमिटर होता है तो ये हाईली डॉप्ड होता है। हाईली डॉप्ड होने का मतलब ये है कि इसमें जो आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली हुई है, जो 5th ग्रुप के आपने एटम डाले हुए हैं वो ज़्यादा एटम्स डले होते हैं। अब जब इसमें ज़्यादा एटम्स होते हैं तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर भी कहते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इसमें से फिर जो ना एमिटर से वो इलेक्ट्रॉन जो ना एमिट होते हैं यहाँ से, यानी कि आगे की तरफ मूव होके बेस की तरफ जाते हैं। अब बेस जो होता है वो थिन होता है, बेस इज थिन, मेड थिन एंड लाइटली डॉप्ड, कि उसमें बहुत कम डैपिंग होती है। दिस इज टू इंश्योर दैट मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड कैरियर फ्रॉम द एमिटर
पास थ्रू द बेस एंड आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर। अब बेस थिन होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो ज़्यादातर यहाँ से जो एमिटर से चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो आगे क्या होते हैं, कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह इसको इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि ज़्यादा चार्ज कैरियर जो है ना वो बेस को क्रॉस करके आगे कलेक्टर की तरफ मूव करें। तो इस तरह क्या होती है कि इससे ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमाइज होती है और उसका जो करंट गेन होता है वो आपके पास ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई डज द एरो इन ट्रांजिस्टर सिंबल रिप्रेजेंट एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। अब देखो कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये नीचे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो इसके 3 टर्मिनल है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब एमिटर जो होता है ये इसके ऊपर एरो लगा होता है, नीचे देखें ना ये एरो इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। अब ये एक तो बात ये है कि ये एरो से हमें पता चलता है कि ये वाला जो पार्ट है ये एमिटर है, और दूसरा ये जो एरो होता है ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कन्वेंशनल करंट आपको पता है कि जो वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। इस तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर आप देखें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर आगे शो किए गए, तो इसमें हमारे पास क्या है कि एमिटर। अब देखिए एमिटर जो का अब एरो से हमें पता चलता है कि ये वाला एमिटर है। अब इसका जो ना एमिटर जो है ये एरो ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एमिटर है, और इसका ये वाला जो सिंबल है ये बेस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका कन्वेंशनल करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, तो अब ये होता है इसके लिए जो ना ये अगर ये एरो लगे होंगे तो हमें जब ट्रांजिस्टर को बाद में बाइस करना होता है, यानी उसके फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करनी होती है, तो वो हम फिर इजीली हम कर पाते हैं कि हमें पता होता है कि एमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा और बेस कौन सा है। उसके बाद देखें कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नॉर्मल बाइसिंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, व्हाट हैपन इफ इट इज रिवर्स्ड। अब नॉर्मल बाइसिंग क्या होती है कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस जंक्शन होता है ना, ये एमिटर है नीचे डायग्राम पे, ये बेस है। एमिटर बेस जंक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। अब फॉरवर्ड बाइस्ड होने का मतलब ये है कि हमने क्या किया होता है, एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया होता है, तो ये फॉरवर्ड होता है। और जो कलेक्टर बेस होता है ये रिवर्स होता है। देखें आगे कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ये रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है, एन को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया होता है और पी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया होता है। तो इस तरह हमारा एमिटर बेस जो होता है वो फॉरवर्ड होता है और कलेक्टर बेस रिवर्स होता है, तो फिर आपका ट्रांजिस्टर प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा, इफ द बाइसिंग इज रिवर्स्ड, अगर आप इन दोनों कनेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो बोथ द जंक्शन विल बी रिवर्स बाइस्ड एंड द ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ रीजन। उस केस में आपका ट्रांजिस्टर जो होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। The junction will act as a open circuits and the virtually no current will flow। उस केस में जो ना फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह जो ना अगर आप दोनों को करेंगे रिवर्स बायस कर लेंगे तो फिर आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो करंट जो ना उसमें से पास नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बायसिंग फॉरवर्ड और रिवर्स चेंज द डिप्लीशन रीजन इन द डायोड। अच्छा, अब देखो कि जब ये जो नीचे डायग्राम्स मैंने शो की हुई हैं इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो जगह है ना, ये जो सेंटर पे शो कर रहे हैं ये आपकी डिप्लीशन रीजन है, ये ब्लू कलर में। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आपका डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड होगा तो फिर हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब रिवर्स होगा तो फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड द एक्सटर्नल वोल्टेज pushes the majority carrier toward the PN junction. This effectively reduce the width of depletion region। कि जब आपका डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो देखें ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ये छोटी सी, आपको ये जो येलो कलर में नजर आ रही है ना, ये कम हो जाती है। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो डिप्लीशन रीजन कम होती है और फिर इसमें से करंट जो होता है वो पास करता है। अगली डायग्राम में देखें कि आपका जो डायोड है इसमें हमने क्या करना है कि जो एन है उसको पॉजिटिव से और जो पी है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो फिर हमारा डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस्ड हो जाता है। अब जो रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये पॉजिटिव जो होता है इसको जो ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले जाते हैं। इस तरह ये जो नेगेटिव है ये इसमें होल्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये होल्स इस साइड पे आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होती है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और फिर डिप्लीशन रीजन की विड्थ जब इंक्रीज होती है तो फिर यहाँ से करंट चार्जेस मूव नहीं होके जा सकते। तो इस तरह इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है जब डायोड आपका रिवर्स बायस्ड होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन एन टाइप और पी टाइप मटेरियल हैव जीरो नेट चार्ज। अब एन टाइप या पी टाइप पे जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। एन टाइप में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल जो होते हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उनके ऊपर नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो व्हेन डॉपिंग इज डन, डॉपिंग का मतलब ये होता है कि जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में या ट्राईवैलेंट को, तो इस प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। तो व्हेन डॉपिंग इज डन, एक्स्ट्रा एटम्स, डोनर्स एम टाइप होते हैं और एक्सेप्टर पी टाइप्स होते हैं, आर एडिड बट द क्रिस्टल ओवरऑल रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। कि जब आप डॉपिंग करते हो तो आपका जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। कैसे जी? इन एन टाइप मटीरियल डोनर एटम प्रोवाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कि जो डोनर एटम होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होता है, बट द डोनर एटम्स देमसेल्फ बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इलेक्ट्रॉन तो एक उसने फ्री दे दिया, लेकिन खुद एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल रहते हैं, तो इस तरह वो न्यूट्रल रहता है। इसी तरह पी टाइप में क्या होता है, एक्सेप्टर एटम क्रिएट्स होल। एक्सेप्टर एटम जो होते हैं होल क्रिएट करते हैं, बट द एक्सेप्टर एटम्स देमसेल्फ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आयन, और एक्सेप्टर एटम खुद जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं, तो इस तरह एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं तो ओवरऑल कोई एटम के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा होता। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वाई आर द नैंड एंड द नार गेट कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अब नैंड गेट और नार गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? तो देखो कि ये इनको इसलिए यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि इनको कंबाइन करके आप बाकी जितने भी गेट होते हैं वो बना सकते हैं। यानी एंड गेट आप बना सकते हैं उनको मिला के, आर गेट बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं। तो नैंड और नार गेट को कंबाइन करके हम डिफरेंट गेट्स बना सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिवर्सल गेट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आर गेट हाउ डू यू डिटरमिन द आउटपुट फॉर द डिफरेंट इनपुट्स। कि अगर हमारे पास एक नार गेट है तो हम आउटपुट कैसे डिटरमिन करेंगे? तो देखो, जो हमारे पास नार गेट होता है बेसिकली वो आर गेट का और नॉट गेट का कम्बिनेशन होता है। आर का और नॉट गेट का कम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब जो नार गेट है इसकी बेसिकली हम कहते हैं टू इनपुट्स हैं। देखें, ये ए एक इनपुट है, एक बी इनपुट है। तो इसकी इनपुट ये 0 0 हो सकती हैं, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है। अब इसकी आउटपुट हमें कैसे पता चलेगी? तो इसका एक रूल आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर इसकी दोनों इनपुट 0 होंगी, जिस तरह ये देखें दोनों इनपुट 0 हैं, जब दोनों इनपुट 0 होगी ना तो ये आउटपुट पे 1 देता है। दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट पे 1 देता है। अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए या दोनों इनपुट 1 हो जाए तो ये क्या करता है, आउटपुट पे हमें 0 देना शुरू कर देता है। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ डिजिटल सिस्टम बेटर देन द एनालॉग सिस्टम। अब डिजिटल सिस्टम आपको पता है कि जो जिसमें 1 और 0 पे जो ऑपरेट कर रहा होता है, और एनालॉग में कंटिन्यूसली आपकी वोल्टेज वगैरह जो चेंजेस हो रही होती हैं। तो अब डिजिटल सिस्टम जो होता है उसका एडवांटेज क्या होता है कि डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो स्मॉल साइज के हो सकते हैं। डिजिटल क्लॉक वगैरह देख लें, डिजिटल वॉच वगैरह देख लें, तो डिजिटल सिस्टम जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है। डिजिटल सिस्टम आर जनरली ईजियर टू डिज़ाइन। डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करना जो होता है वो ईजी हो जाता है, और डिजिटल सिस्टम जो आपका होता है ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है और ज़्यादा प्रिसाइज होता है। और डिजिटल सिस्टम नीड्स लेस पावर टू ऑपरेट। अब डिजिटल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कम पावर चाहिए होती है। ऑपरेशन कैन बी प्रोग्राम, डिजिटल सिस्टम की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। उसके अलावा डिजिटल सर्किट आर नॉट अफेक्टेड बाय नॉइस। नॉइस का मतलब होता है फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, के वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो रही है तो आपका जो डिजिटल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता। तो ये थे आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।